सेवा जवाहर सभी को। हमारे सभी मित्र जो सोशल मीडिया में हमारे जो मित्र हैं उनको सभी को सेवा जवाहर, मातृशक्ति पितृशक्ति को सेवा जवाहर। आज आप सभी के समक्ष लाइव के माध्यम से हम विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहले हम शिक्षा को रखेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चाहे कोई भी देश हो, यदि उसका विकास हुआ है तो वो शिक्षा से हुआ है। आज इस कोविड-19 के चलते हुए इस भारत देश में शिक्षा के द्वार लगभग बंद पड़े हैं। तो मेरा आप सभी पालकों से निवेदन है कि बहुत सारे ऐसे पालक होंगे जिनके जो बच्चे हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे, परंतु इस समय ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से ही पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज मैं प्रमुख रूप से पालकों से ही रूबरू और उनसे चर्चा करूंगा कि पालकों का अपने बच्चों के प्रति क्या दायित्व होना चाहिए, बच्चों की सफलता में उनका क्या रोल होता है। ये मैं कुछ बातों पे चर्चा करूंगा, तो आप सभी लोग उसे अमल भी करें और उसे अपनाकर अपने बच्चों पे ध्यान दें, ताकि वो भी सही समय में एक बेहतर लक्ष्य की ओर अग्रसर होकर उसे हासिल करने में सफलता अर्जित करें। जैसा कि हम जानते हैं, दुनिया का कोई भी बच्चा हो, अभी वर्तमान में जैसा कि आप सभी जानते हैं, जैसे कल ही पूरे देश के लिए जो आयोजित एक एग्ज़ाम होता है हमारे भारत देश में, मेडिकल के क्षेत्र में, जो डॉक्टरी के क्षेत्र में या मेडिकल के विभिन्न जो क्षेत्र होते हैं उनमें जाने के लिए, जैसे MBBS, BDS, BMS, BHMS, इनके लिए एक एग्ज़ाम होता है जिसको हम नीट कहते हैं। तो कल उसका रिज़ल्ट जारी हुआ, डिक्लेयर हुआ, तो हमने देखा कि जो नीट का रिज़ल्ट आया कल, तो उसमें अभी तक के जितने भी जो रिकॉर्ड बने थे उनको पीछे छोड़ते हुए, पछाड़ते हुए एक नया कीर्तिमान स्थापित किया एक स्टूडेंट ने, जो कि 720 में से 720 नंबर लाया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और देश के जितने भी जो समस्त जो बच्चे मेडिकल के क्षेत्र में जो अभी कल जारी हुए एग्ज़ाम में जो चयनित हुए हैं या सफल हुए हैं, उन्हें बहुत बहुत बधाई हमारी समस्त MCI टीम की ओर से, और हमारे संस्थान से भी बहुत बच्चों का चयन मतलब हुआ है, सफलता अर्जित किए हैं, तो उन्हें भी बहुत बहुत बधाई। जैसा कि जब उस स्टूडेंट से इंटरव्यू लिया गया था, तो उनसे तो लिया गया था, परंतु उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके जो माता पिता हैं, उनसे भी इंटरव्यू लिया गया था। तो उसमें प्रमुख रूप से उनकी जो मम्मी हैं उनसे इंटरव्यू लिया गया था। तो मुझे उनकी बात सुन के बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत इंस्पायर हुआ उनसे, और मैं सतत रूप से प्रयास करता हूँ कि हम लोग जो बैतूल ज़िले में जो कोचिंग संचालित करते हैं, इसमें हम लोगों ने मेडिकल के क्षेत्र में होने वाले जितने भी जो एग्ज़ाम हैं इनकी तैयारी करवाते हैं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जितने भी जो एग्ज़ाम होते हैं इनकी तैयारी करवाते हैं, और जो सिविल के क्षेत्र में चाहे वो PSC हो, चाहे व्यापम जितने भी जो एग्ज़ाम आयोजित करती है, इनसे रिलेटेड एग्ज़ाम की हम तैयारी करवाते हैं। साथ में ही कक्षा 11वीं एवं 12वीं जो विज्ञान समूह से संबंधित होते हैं, इन स्टूडेंट की भी तैयारी करवाते हैं। और इस वर्ष से हम लोगों ने 9वीं 10वीं की कक्षाएं भी हम लोगों ने प्रारंभ किया है, जो कि ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से चल रही हैं। तो मैं बात कर रहा था उस स्टूडेंट की जो मम्मी से जब इंटरव्यू लिया गया था, तो उन्होंने इंटरव्यू में बहुत ही शानदार जवाब दिया, मीडिया वालों को बहुत अच्छी बातें बताई कि मैं अपने बच्चों के लिए, मतलब बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ पर आई थी, उन्होंने कोटा से तैयारी किया था। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप कहाँ से तैयारी करवा रहे हैं,
आप अपने बच्चों को यदि घर से भी तैयारी करवाते हैं तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो उस मतलब जो मातृशक्ति, उन्होंने कहा कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए लगभग 2018 से राजस्थान कोटा में आई और उन्हीं के साथ रही, और मैं उनकी हर प्रकार जो क्रियाकलाप होते हैं उनमें, जैसे पढ़ाई से रिलेटेड या जो भी है, स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी है, या मतलब जिस प्रकार से एक पौधा होता है उसको बढ़ने के लिए क्या होता है कि उसको समय समय पे पानी, खाद और निंदाई खुदाई की आवश्यकता होती है, वो एक पालक उन्होंने की और ऐसा उन्होंने बताई। मुझे बहुत अच्छा लगा। ये सही भी बात है कि आज वर्तमान परिदृश्य में अपने जो माता पिता, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे माता पिता हैं जो अपने बच्चों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। इसी का परिणाम होता है कि बच्चे आगे चलकर बिगड़ जाते हैं और वो अपने लक्ष्य से भटक कर गलत राह की ओर चल पड़ते हैं, जिससे उनका करियर बर्बाद हो जाता है। तो मैं जितने भी जो माता पिता लोग हैं अभी वर्तमान में इस कोविड-19 के चलते हुए सरकार ने 9वीं से लेकर 12वीं तक, हमारे मध्य प्रदेश की बात करें तो, और कई देश के अन्य राज्यों में भी आंशिक रूप से स्कूल और शिक्षण संस्थान खुले हैं। परंतु हमारे जो मध्य प्रदेश में हैं, जैसे अपन बात करते हैं कि 9वीं से लेकर 12वीं तक, 9वीं से लेकर 12वीं तक जो कक्षाएं संचालित होकर आंशिक रूप से होंगी। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट है, अगर कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से, और यदि उनको किसी प्रकार की कोई समस्याएं आती है तो वो लोग स्कूल में जा सकते हैं, अपने शिक्षक जो विषय विशेषज्ञ शिक्षक होते हैं उनसे पूछ सकते हैं। परंतु बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं, मैं अभी ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से 9वीं से लेकर 12वीं और 12वीं के बाद वाले बच्चों से भी जुड़ा हूँ। लेकिन जो 9वीं से लेकर जो 12वीं वाले बच्चे ये बताते हैं कि सर, हम लोग जब स्कूल में जाते हैं तो शिक्षक लोग खुद ही बोल देते हैं कि तुम लोग फ़ोन से पूछ ले करो। मतलब शासन प्रशासन ने निर्देश दिया है स्कूलों को आंशिक रूप से ओपन करने के लिए, खोलने के लिए, परंतु वहाँ के कुछ शिक्षकों के द्वारा उनको फ़ोन से ही मतलब डाउट पूछने के लिए बोलते हैं। तो हर चीज़ फ़ोन से नहीं होता। ऑनलाइन एजुकेशन ये कुछ समय के लिए, थोड़ी देर के लिए समस्या को हल करने का एक उपाय है, परंतु परमानेंट या स्थायी रूप से हम बच्चे की जो समस्या है उसको पूर्ण रूप से हम हल नहीं कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो अभी वर्तमान में आप ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जागरूक पालक बने। क्योंकि आज तक जितने भी आप हिस्ट्री देखिए, मैंने खुद व्यक्तिगत रूप से नोटिस किया हूँ, चाहे किसी का पालक अनपढ़ हो या अशिक्षित हो, लेकिन यदि जागरूक है तो उनके बच्चे पढ़ाई करते हैं। यदि किसी के पालक शिक्षित भी हो, यदि जागरूक नहीं है, शिक्षित और जागरूकता में बहुत अंतर है। तो जो जागरूक पालक है उनके बच्चे बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं। हम अपने बच्चों को अगर धन दौलत समझते हैं तो वास्तव में उस धन की सुरक्षा करने की आवश्यकता है, उसे संरक्षित करने की आवश्यकता है। हम पालकों से, चाहे वो माता पिता हो, चाहे उनके बड़े भाई हो, उनसे मेरा निवेदन है कि अभी वर्तमान में जो बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से पढ़ाई कर रहे होंगे, तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है क्या वो सही रूप से पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कई जगह ऐसा होता है कि हम फीस भर देते हैं, लेकिन बच्चे लोग, माता पिता के ध्यान न देने के कारण बच्चे लोग जो होते हैं वो लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। तो इससे नुकसान माता पिता का तो हो ही रहा है, साथ में बच्चे का भी नुकसान हो रहा है। क्योंकि हम आर्थिक रूप से किसी कोचिंग संस्थान में फ़ीस तो भर रहे हैं, परंतु उसका यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हैं। अगर उसका उपयोग नहीं करेंगे तो हमारा जो धन है वो भी गया और समय है वो भी गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी आपके पास अच्छा समय है, चाहे आपके घर में छोटे बच्चे हो या बड़े बच्चे हो, तो उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि हम ध्यान देते हैं तो निश्चित तौर से वो जो पौधे हैं एक दिन पेड़ बनेंगे, पेड़ बनेंगे और परिवार को और समाज को और क्षेत्र को फल देंगे, ताकि हम आर्थिक रूप से सक्षम हो सके, ताकि हमारे समाज का विकास हो सके, देश का विकास हो सके।
पर ज़रूरत है आज सभी लोगों को जागरूक होने की, हमारे बच्चों के प्रति जागरूक रहने की। क्योंकि मैंने अक्सर कर देखा हूँ कि जो जो पालक जागरूक होते हैं उनके बच्चे बहुत अच्छा पढ़ाई करते हैं, वो बच्चे लोग कभी गलत दिशा में नहीं जाते हैं। तो मेरा पालकों से निवेदन है कि आप लोग बिल्कुल अपने बच्चों के लिए अभी वर्तमान में, यदि 9वीं से नीचे वाली क्लास जो है प्राइमरी और मिडिल स्कूल के बच्चों को अगर स्कूल में अलाउ नहीं किया गया है, तो आप भी पढ़े लिखे हो, आप भी उनको अच्छी जानकारियाँ दे देकर कहानियों के माध्यम से उनको पढ़ा सकते हैं। आज 8वीं तक की जो पढ़ाई है सबको आती है, माता पिता लोग भी पढ़े लिखे लोग रहते हैं। तो आपको एक मास्टर बनने का अवसर देता है ये कोरोना। तो आप अपने बच्चों के लिए मास्टर बनिए। यदि आप सक्षम हो तो आसपास के जो बच्चे हैं, जो गरीब प्रतिभावान बच्चे हैं, जिनके माता पिता नहीं पढ़े होंगे, लेकिन यदि आपको ऐसा लगता है कि यार इनकी हेल्प करना चाहिए, तो आपको उन बच्चों को पढ़ाना चाहिए। क्योंकि अगर एक भी बच्चा अगर उस गांव से सफल होकर बाहर निकलता है तो पूरे गांव का नाम रोशन होता है। कोई एक व्यक्ति का नाम रोशन नहीं होता, क्योंकि बाहर अगर वो गया है तो वो गांव के नाम से पहचाना जाएगा, ज़िले के नाम से पहचाना जाएगा, कोई परिवार के नाम से नहीं पहचाना जाता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि अभी बहुत अच्छा समय है आपके पास। इस कोविड-19 के चलते हुए आपके पास पूरा 24 घंटे का समय अपने बच्चों को ध्यान देने का। 24 घंटे नहीं दे सकते हैं तो कम से कम 2 घंटे 3 घंटे इतना समय ज़रूर दें। उन्हें बोलें, उन्हें पढ़ने के लिए अच्छी कहानियाँ के माध्यम से उसको इंस्पायर करें, मोटिवेट करें। उनको बहुत अच्छे अच्छे बातों के माध्यम से, अच्छी अच्छी बातों से आगे उनको मोटिवेट करें और दूसरे लोगों को मोटिवेट करें। और रही बात, यदि बच्चा घर में पढ़ाई करता है, कई बार होता क्या है कि जैसे ये ऑनलाइन एजुकेशन में पढ़ रहे हैं, तो अगर आप जिस भी कोचिंग संस्थान से आप जुड़े हो, तो मेरा आपसे निवेदन है कि जो आपके जो लेक्चर चलते कंटिन्यू ना रखें, अपने शिक्षकों से बात करें। जैसे कई सारे लोग मोबाइल में पढ़ाई कर रहे हैं, कई सारे लोग लैपटॉप में पढ़ाई कर रहे हैं, या अन्य जो भी उनके पास साधन हो उनसे पढ़ाई कर रहे हैं। तो ऑनलाइन एजुकेशन में क्या है कि अगर ज़्यादा देर तक हम ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से लेक्चर को देखेंगे तो आँखों पे थोड़ा सा प्रेशर पड़ सकता है, सिर दर्द होने लगता है, आँखें दर्द करने लगती हैं। तो अपने जो शिक्षक हैं उनसे बात करें कि जो टाइम टेबल है इसको थोड़ा सा आप चेंज करें। एक लेक्चर सुबह रखें, एक दोपहर को रखें, एक शाम को रखें, टाइम डिसाइड करें। तो इससे क्या होगा, जो मोबाइल है, कई सारी घटनाएं अभी सुनने को आती हैं, मिलती हैं कि मोबाइल गर्म होने के कारण ब्लास्ट हो गया, कई लोगों की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती हैं, सही, ऐसे कई प्रकार की समस्याएं रहती हैं। तो एक बढ़िया एक टाइम टेबल बना के, या उसको ऐसे टुकड़े टुकड़े में अलग अलग टाइम टेबल के रूप में अपने शिक्षकों को पढ़ाने के लिए बोले, ताकि जो पढ़ाई भी जारी रह सके अपनी, और साथ में क्या होगा कि हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव ना पड़े। ये पालकों से भी मेरा निवेदन है, इस प्रकार आप थोड़ा अपने शिक्षकों को बोलें और कोशिश करें। बहुत सारे जो शिक्षक होते हैं बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ देते हैं, तो आप भी थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं कि आपके जो शिक्षक लोग हैं किस प्रकार से पढ़ा रहे हैं। क्योंकि देखो, ये विद्या है और ये नॉलेज है, ये अगर आप सीखोगे तो ये सबके लिए काम की बात है, कोई स्टूडेंट के लिए नहीं, कम से कम कहीं ना कहीं तो काम आएगा। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि आप अपने बच्चों को अगर वास्तव में अच्छा आगे बढ़ाना है तो रोज़ उनको आइसक्रीम खिलाइए। आइसक्रीम का मतलब समझने की कोशिश करना, मैं अभी बोलने वाला हूँ। आइसक्रीम का मतलब होता है, सबसे पहले अगर आपके स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके अंदर सबसे पहले आत्मविश्वास को बढ़ाना पड़ेगा। आइसक्रीम का पहला अक्षर आ से आता है, तो वो है आत्मविश्वास। फिर आता है ई, वो है इच्छा शक्ति, विल पावर। फिर उसके बाद आता है स, वो है सकारात्मक सोच। उसके बाद आता है क्रिया, क, सकारात्मक क्रिया, क्रियाशीलता, उनको सक्रिय रखें।
उसके बाद आता है माँ, महत्वाकांक्षी। तो ये जो आइसक्रीम है आप उनको रोज़ खिलाइए। मतलब आत्मविश्वास कैसे बढ़ाना है अपने बच्चों का, इच्छा शक्ति कैसे बढ़ाना है, सकारात्मक दृष्टिकोण कैसे बढ़ाना है, क्रियाशीलता कैसे बढ़ाना है, उनके महत्वाकांक्षी इच्छाएं वो क्या क्या है उनके बारे में उनके बताएं और उनको सहयोग भी प्रदान करें। क्योंकि होता क्या है कि इस कोरोना काल में बहुत सारे स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस लेवल लो हो गया है। उसका कारण क्या है? हम इसके लिए खुद भी जिम्मेदार हैं। शासन प्रशासन तो ठीक है ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन पालक लोग और जो स्टूडेंट है ये लोग भी जिम्मेदार हैं। वो कैसे जिम्मेदार है मैं बताता हूँ। आप सभी पालकों को अपने बच्चों की ढाल बनना चाहिए। जो 9वीं के बाद वाले जो बच्चे हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। अगर जो बच्चे 12वीं पास हो गए, चाहे वो किसी भी फील्ड में जाना चाहे, तो पालक जब तक निष्क्रिय रहेंगे, मैंने आइसक्रीम में एक सा वर्ड निकाला हूँ, सा शब्द, मतलब सकारात्मक दृष्टिकोण, और उसके बाद आता है क्रिया, आइसक्रीम क्रियाशीलता। अगर पालक लोग सक्रिय नहीं होंगे, एक्टिव नहीं होंगे, तो शासन प्रशासन तो एजुकेशन पे ध्यान दे ही नहीं रही। अब होगा क्या? इससे नुकसान किसका होगा? एक बढ़िया सा आपको प्रूफ सहित मैं बताता हूँ। आप मध्य प्रदेश के होंगे या फिर अन्य राज्य के भी हो सकते हैं। तो अभी कल या परसों में एक नोटिफिकेशन निकला था माध्यमिक शिक्षा मंडल से। 10वीं और जो 12वीं है उनके फॉर्म भराने लग गए एग्ज़ाम के लिए, जो बोर्ड एग्ज़ाम। अब सवाल ये है, जब स्कूल लगे ही नहीं तो एग्ज़ाम का क्या रोल है बताइए? ये बड़ी विडंबना है। अब इसके लिए भी स्टूडेंट से पैसा वसूला जा रहा है। अब यहाँ पे पालक लोगों को थोड़ा सा सोचने की आवश्यकता है। जब स्कूल लगा ही नहीं, कुछ पढ़ाया नहीं, तो पेपर कैसे होगा, ये सवाल है। तो जितने जो पालक हैं इनको अभी वर्तमान में जागरूक होने की आवश्यकता है। जागरूक होने का मतलब क्या है कि आज पूरे मध्य प्रदेश में नहीं, हमारे भारत देश के विभिन्न राज्यों में चुनाव प्रचार, सभाएं चल रही है, रैलियां चल रही है। क्या उनको कोरोना नहीं होगा? सबसे बड़ा सवाल ये है। क्या हमारे जो राष्ट्र निर्माता हैं, जो बच्चे हैं, क्या उन्हीं को कोरोना होगा? क्या कोरोना ने क्या बच्चों को पहचान लिया क्या कि कोई भी बच्चा बाहर निकलेगा तो उसको ही मैं उस पर ही अटैक करूंगी या करूंगा, जो भी है? ये सोचने वाली बात है। हमें आज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है शिक्षा। बोलते हैं ना कि शिक्षा, भारत देश में शिक्षा को क्यों महत्व नहीं दिया जाता, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि मालूम है कि जो व्यक्ति शिक्षित होगा ना तो लड़ झगड़ेगा अपने अधिकारों के लिए, मुझे ऐसा लगता है। इसीलिए लोग शिक्षा को महत्व नहीं देते हैं। आज लगभग 2020 पूरा निकलते जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि 2020 लगभग पूरा गया। मैंने बात किया था आत्मविश्वास की, फिर मैंने आपको बताया, क्योंकि मैं बायोलॉजी का टीचर भी हूँ, ऊपर से मैं डॉक्टर भी हूँ, तो बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते उदाहरण देते हुए मुझे समझाना अच्छा लगता है। तो देखिए, ये लगभग स्कूल, ये नवंबर दिसंबर भी आने ही वाला है, तो पूरे इस साल में स्कूल बंद ही है, शिक्षण संस्थान बंद ही है। तो बच्चे लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल इतना लो हो गया है, इतना कम हो गया है, वो उद्धन टाइप के हो गए। मतलब क्या बोलना चाहिए, जो साइकोटिक कैरेक्टर आने लग गए। जो कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं उनमें तो ज़्यादा ये लक्षण देखने को मिल रहे हैं। अब बेचारे लोगों के एग्ज़ाम आयोजित हो रहे हैं, कई सारे बच्चे कोचिंग संस्थान में जाते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन बिना तैयारी से कोई व्यक्ति अगर एग्ज़ाम देगा तो उसका क्या होगा आप जानते हो। अब बिना तैयारी से अगर कोई किसान है, एकदम से बिना तैयारी हल वक्कर चलाए नहीं खेत में, और एकदम से बोनी चालू कर दोगे तो कैसा होगा बताओ। अगर वो फसल उगेगा भी ना तो खरपतवार और फसल में कोई अंतर ही नहीं रहेगा।
तो आज यही समस्या है कि सब शिक्षण संस्थान बंद है, परीक्षाएं हो रही है लेकिन उसका भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो मध्य प्रदेश सरकार इतना निर्दयी टाइप का कैसी हो गई है, किस प्रकार से बिहेव कर रहा है। हमारे जो युवा पीढ़ी है, जो राष्ट्र निर्माता, उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। तो मैं बात कर रहा था आत्मविश्वास तो ये ऐसे में कम हो गया बच्चों का। जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो बिल्कुल नर्सरी में जाते होंगे या पहली दूसरी में पढ़ते होंगे, वो तो सबसे ज़्यादा खुश होंगे स्कूल नहीं खुल रहा होंगे, क्योंकि उनको खेलने को मिल रहा है। बच्चे खुश है लेकिन पालक लोग परेशान हैं। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ बताओ? छोटे छोटे बच्चे होंगे ना, वो बहुत खुश रहते हैं क्योंकि उनको स्कूल भेजते तो उनको दिक्कत होती है। तो छोटे बच्चे चलो उनकी बात अलग है, लेकिन जो बड़े बच्चे हैं, जो 9वीं से लेके 12वीं तक पढ़ते हैं, 12वीं के बाद जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये लोग अगर मान लो बिना तैयारी से कोई एग्ज़ाम देंगे तो क्या होगा इनका बताओ। और अभी ये बताइए कि मान लो ये धोखे से अगर पास भी हो गए तो ये करेंगे क्या? सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये लोग अगर पास भी हो गए तो करेंगे क्या? ऐसे पास होने से तो सच्चा ऐसे ही रहो, अनपढ़ ही रहो। तो पालकों से मेरा निवेदन है कि आप भी सड़कों पर निकलो। जो कक्षा 12वीं के बाद के जो पालक हैं, जिनके आप लोगों ने बहुत सारे सपने देखे होंगे अपने बच्चों के लिए कि 12वीं के बाद हमको उनको विभिन्न क्षेत्रों में भेजना है, किसी को अपने बच्चों को एसआई बनाना हो, कोई या पीएससी के थ्रू अधिकारी बनाना है, किसी को आईएएस आईपीएस बनाना हो, या किसी को डॉक्टर इंजीनियर बनाना हो, या किसी को वकालत के क्षेत्र में, एलएलबी के क्षेत्र में भेजना है, या कई सारे फील्ड होंगे, ठीक है। तो इसमें भेजने के लिए बच्चों को पढ़ाने का सपना देखे होंगे, तो उन पालकों से मेरा निवेदन है कि आप लोग दर्शक ना बने, आप लोग लीडरशिप करें अपने बच्चों के लिए। अब आप लोगों को निकलने की आवश्यकता है, अपने बच्चों के लिए शासन प्रशासन के सामने ये बात रखने की आवश्यकता है कि यदि शिक्षण संस्थानों को स्पेशली 9वीं के बाद या 12वीं के बाद अगर नहीं खोला गया तो हमारे जो बच्चे हैं वो उनका भविष्य क्या होगा। आज हम बात करते हैं रोज़गार की, हम बात करें भुखमरी की, तो वो कैसे कम होगा? जब बच्चा पढ़ेगा लिखेगा तो ही तो कुछ करेगा। वो चाहे वो बिजनेस के क्षेत्र में जाना चाहे, चाहे वो सरकारी क्षेत्र में जाना चाहे, अच्छा पढ़ेगा लिखेगा तो अपने समाज, अपने घर परिवार को अच्छा से मतलब खाना खिला पाएगा, अच्छा से रख पाएगा, पूरी सुख सुविधाएं दे पाएगा। लेकिन अगर ये सब चीज़ों से वंचित हो जाएगा तो फिर वही है, बेरोज़गारी बढ़ेगी, भुखमरी बढ़ेगी, इससे कई सारे अपराध होंगे, आपराधिक घटनाएं बढ़ेंगी। तो मेरा निवेदन है कि हम सभी लोग मिलके अगर हम अच्छा प्रयास करते हैं, मतलब हमारे बच्चों के लिए ऐसा कुछ प्रयास करते हैं, तो निश्चित तौर से मैं ऐसा मानता हूँ कि आने वाला जो समय है वह बहुत अच्छा हो सकता है। क्योंकि यदि हम अभी प्रयास नहीं किए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और जो स्टूडेंट हैं जो मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ कि आप जो भी टारगेट बना के चल रहे हैं, अभी बहुत सारे जो बच्चे हैं, कल नीट का रिज़ल्ट आया है तो सब लोग, कई लोगों के रिज़ल्ट मतलब अच्छे आए हैं, कई लोगों के मतलब ख़राब स्थिति में हैं, तो लोग डिप्रेशन में चले गए होंगे। तो ये डिप्रेशन में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप पुराने कई राजा महाराजाओं की कहानी देख लो यार, एक बार में किसी को सफलता नहीं मिली, एक बार में कई लोगों को सफलता मिली है, कई सारे लोगों को नहीं मिली है। तो उन्हें फिर से पुनः प्रयास करने की आवश्यकता है। हमें कोई गलत कदम उठाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये ज़िंदगी है। ज़िंदगी हर कदम एक नई जंग है। हम एक स्टेप चढ़ेंगे, फिर से हमारे सामने एक नई चुनौती आ जाएगी। तो ये चुनौती भरा ये जो समय है, मतलब आप इस मनुष्य जीवन में आए हो, तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप हर चुनौतियों का सामना डट कर करें। इंसान हो चाहे जानवर, सबके सामने चुनौतियां हैं। लेमार्क और डार्विन ने कहा है
जैसे अपन बात करते हैं कि जो व्यक्ति स्ट्रगल करेगा वही इस दुनिया में रहेगा। यदि आप, मेंडल ने भी कहा है, मतलब जो व्यक्ति ताकतवर होगा वही सबको प्रभावित करेगा, और जो नहीं रहेगा वो दब जाएगा या दूसरे के द्वारा दबा दिया जाएगा। सही? या तो जो कमज़ोर होगा वो वैसे ख़त्म हो जाएगा, जो ताकतवर है वो दिखेगा। तो आज वर्तमान परिदृश्य में भी यही हो रहा है। तो मेरा कहने का मतलब होता है कि आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अपना बेहतरीन टारगेट को पहले स्टेबलाइज करें, फिर उसमें पूरी ताकत से, पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरे रेगुलरली उस पर फोकस करें, उसमें हार्ड वर्क करें, तब जाके आपको सफलता मिलेगी। हम बहुत सारी बातें हैं, अब हर चीज़ हम सोशल मीडिया में कर नहीं सकते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे हमारे जो मित्र हैं, छोटे भाई लोग भी जुड़े हैं, कुछ हमारे सीनियर सर लोग भी जुड़े हैं, मातृशक्ति और पितृशक्ति हैं, वो हमें देखते हैं। कई सारे लोगों को हमारी बातें हैं बहुत अच्छी लगती हैं, कई सारे लोगों को नहीं भी लगती। पर क्या है, हमारा एक उद्देश्य बनता है, मैं हमेशा सकारात्मक कार्य करता हूँ और करता रहूँगा। हमें कोई बुरा बोले भला बोले, क्या होता है, कोई बुरा बोलता है तो अच्छी बात है, भला बोलता भी अच्छी बात है। अगर कोई बुरा बोलता है तो उनके लिए भी जवाब रहता है। निंदा उसी व्यक्ति का लोग करते हैं जो जिंदा होते हैं, और पत्थर भी वही पेड़ पे मारते हैं जो फलदार होता है। तो हमेशा जो अच्छा कार्य करता है वो निंदा पाता है, निंदा सुनता है। ठीक है, अच्छी बात है, बट हम प्रयास करते हैं कि यार हमारे इस भारत देश के जो बच्चे हैं कैसे ऊपर बढ़े। सकारात्मक सोच, मैंने आइसक्रीम में बोला हूँ, सकारात्मक दृष्टिकोण, दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण अच्छा होना चाहिए अपना। लोगों को देखने का नज़रिया अच्छा होना चाहिए। मेरा हमेशा से उद्देश्य रहता है, मैंने अपने लाइफ में कई डॉक्टरों को बनाया, कई नर्सिंग के क्षेत्र में भिजवाया, कई कृषि के क्षेत्र में भिजवाया। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र में हमारी जो एमसीआई टीम के जो शिक्षक है पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं, और इस पूरे ज़िले से, और ज़िले ही नहीं आसपास के ज़िले के बच्चों को उनके लक्ष्य तक पहुंचाने में पूरी मेहनत कर रहे हैं। तो हम हमेशा सकारात्मक कार्य करते हैं और करते रहेंगे। बट हमारा सवाल ये है, इस कोविड-19 के समय हम, स्पेशली मैंने बात किया था पालकों पर, कि पालक लोग क्या भूमिका निभाएंगे अपने बच्चों के लिए, क्योंकि स्टूडेंट की सफलता में सबसे बड़ा जो हाथ होता है पालकों की। कई सारे पालक ऐसे हैं, मैंने देखा हूँ कि 9वीं 10वीं तक, 11वीं 12वीं तक तो अपने बच्चों को बड़े बड़े अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लेते हैं, अच्छे पैसे महंगे स्कूलों में। सही, लेकिन जब उनको वास्तव में पढ़ाना होता है 12वीं के बाद, उनको मेडिकल के क्षेत्र में, जैसे कई सारे बच्चों कोचिंग करना चाहते हैं, या इंजीनियरिंग के क्षेत्र में या और भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो यहाँ लाके उनको छोड़ देते हैं। यही तो सबसे विडंबना की बात है कि हमको जहाँ से उनको सहयोग करना चाहिए वहाँ लाके हम लोग उनको छोड़ रहे हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है, और यही विडंबना है कि वो बच्चे वहीं तक सीमित हो जाते हैं। कई सारे बच्चे लोग हमने देखा है बहुत मेहनत करते हैं, सेल्फ स्टडी में करते हैं, लेकिन क्या होता है कि एक माहौल चाहिए, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो एक पौधा हो, उसको बढ़ने के लिए एक माहौल चाहिए। अगर एक स्टूडेंट है, वर्तमान समय में सेल्फ स्टडी तभी हो पाएगी जब वो कहीं से वो जुड़ा हो, कोई शिक्षण संस्थान से जुड़ा हो। क्या होता है कि अकेले अकेले पढ़ने से मज़ा नहीं आएगा। क्या है कि हमारा कंपटीशन किससे है, अभी वर्तमान में ऑनलाइन एजुकेशन बहुत तेज़ गति से हमारे भारत देश में पैर पसार रहा है। परंतु ऑनलाइन एजुकेशन का मतलब क्या है? मैं अभी कुछ देर पहले ही हमारे एक स्टूडेंट से बात कर रहा था कि सर क्या होगा, कब से ओपन होंगे स्कूल, कोचिंग। तो मैंने बोला ये हमारे हाथ में नहीं है, ये तो शासन प्रशासन जब बोलेगी, परमिशन देगी, तभी हम कर पाएंगे।
तो मैं बात कर रहा था ऑनलाइन एजुकेशन क्या है। आज कई सारे बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से जुड़े हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। कम से कम किसी न किसी माध्यम से तो पढ़ाई में जुड़े हैं। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन में एक साइड इफ़ेक्ट है कि हमारा कंपटीशन किससे है? किसी से नहीं है। हम अकेले ही पढ़ रहे हैं, अकेले अकेले ही टेस्ट दे रहे हैं। डिजिटल क्या? डिजिटल अभी हमारा भारत देश इतने जल्दी डिजिटल नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे हैं उनके पास बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं होती है। क्या होता है, आप बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनलों में आके वहाँ से बोल दोगे तो इसका मतलब थोड़ी ना होगा डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया एंड क्लीन इन इंडिया। नहीं हो सकता। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आज ऑनलाइन एजुकेशन में हमने देखा कि कोई स्टूडेंट जुड़ा है तो उसका कंपटीशन केवल खुद से होता है। मतलब अकेला रहता है और सामने जैसे मान लो टीवी चालू है, बस देखते रहता है, भाषण सुनता रहता है। तो लगभग उसका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी लूज हो जाता है, क्योंकि रियल में क्या होता है, कंपटीशन वहाँ होती है जब उनके जैसे धुरंधर उनके साथ हो, तभी तो सही मायने में कंपटीशन कहलाएगा। नहीं तो हम ही देख रहे हैं, हम ही टेस्ट दे रहे हैं, तो इससे क्या पता चलेगा लोगों को? उसका लेवल क्या, उसका रैंक क्या, वो भी तो पता चलना चाहिए। और ये जो ऑनलाइन है एजुकेशन है, थोड़ी देर के लिए काफ़ी कुछ हद तक ठीक है, बट लॉन्ग टाइम तक इसको हम मतलब इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। केवल इमरजेंसी सुविधा है ये। तो मेरा जो पालक लोगों से निवेदन है कि पालक लोग भी जागरूक हो, अपने बच्चों को अगर पैदा किए हो तो उनके हक अधिकारों के लिए लड़ाई करें आप लोग। ये कोई शिक्षक लोगों की समस्या नहीं है, ये बच्चों की समस्या नहीं है, ये पालकों की समस्या है। यदि आपका बच्चा, स्पेशली मैं 12वीं के बाद जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की हो चाहे वो राज्य स्तर की प्रतियोगी परीक्षाएं हों, इनमें बहुत नुकसान होगा बच्चों का। क्योंकि यदि अपन बात करते हैं मेडिकल की, तो लगभग इसको अगर कम से कम समय की बात हो तो लगभग 6 महीने तो चाहिए नीट की तैयारी करने की। IIT भी ऐसा ही है, UPSC भी ऐसा ही है। कम से कम बता रहा हूँ, ये तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 साल का लगता ही समय, लेकिन कम से कम 6 महीने का समय चाहिए, लेकिन वो भी क्लासरूम। और इस कोविड-19 के चलते हुए भारत देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और मध्य प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री जी ये चाहे तो आराम से शिक्षण संस्थान को परमिशन दे सकते हैं, परंतु मुझे नहीं मालूम कि क्या कर रहे हैं ये लोग। क्या सोशल डिस्टेंस के माध्यम से ये पॉसिबल नहीं हो सकता? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इतने सारे लोग मुझे देख रहे हैं, कमेंट्स तो करके बताएं आप लोग, मुझे देखें ना, अपने विचार प्रस्तुत करें। क्या सोशल डिस्टेंस के माध्यम से स्कूल कॉलेज नहीं खुल सकते? क्या सोशल डिस्टेंस के माध्यम से कोचिंग संस्थान नहीं खुल सकते हैं? आप मुझे, जितने जो लोग देख रहे हैं, ये अपना थोड़ा सा फीडबैक दे, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दे। क्योंकि क्या होता है कि हम जो बोल रहे हैं क्या सही बोल रहे हैं, ये पता तो चलना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। आज पेपरों में आता है कि आधे से ज़्यादा 85% पालक लोग सहमत नहीं हैं। हम बोलते हैं कौन से पालक सहमत नहीं हैं? मैं तो पूरे बैतूल ज़िले में घूमता हूँ तो हर पालक बोलता है कि स्कूल खुलना चाहिए, कोचिंग खुलना चाहिए, बोलते हैं। पेपरों में किसका नाम आता है? जिसके कोई बच्चे ही नहीं है, वो लोग बोलते हैं कि स्कूल कॉलेज नहीं खुलना चाहिए। स्कूल कॉलेज खुलना या नहीं खुलना कौन परमिशन देना चाहिए? जिनके बच्चे वास्तव में पढ़ाई करते हैं। लेकिन पेपर में कुछ उल्टा हो जाता है, लीपापोती का काम सब हो जाता है आजकल। तो ये मेरा निवेदन है कि आप लोग अगर इस प्रकार कुछ अपने बच्चों के लिए प्रयास करते हो, यार सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए स्कूल को खोला जा सकता है। वो 100 बच्चे नहीं, 30 बच्चे चाहिए, 30 नहीं तो 20,
ऐसे अगर सभी पालक लोग अगर शिक्षकों का सहयोग करेंगे तो निश्चित तौर से हम अपने जो हक की लड़ाई है बिल्कुल जीत पाएंगे और बच्चे लोगों का भविष्य हम संवार सकते हैं। जितने जो मित्र लोग हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि आप लोग अपना फीडबैक जरूर दें। मेरा क्वेश्चन है, क्या सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए, कोरोना गाइडलाइन को मेंटेन करते हुए, फॉलो करते हुए, क्या हम शिक्षण संस्थान को ओपन कर सकते हैं? क्या हम अपने बच्चों को भेज सकते हैं? क्या रियल मायने में बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे जुड़े होंगे या बहुत सारे पालक हैं जिनके बच्चे लोग 9वीं के बाद पढ़ रहे होंगे या 12वीं के बाद पढ़ रहे होंगे, तो क्या ऐसा हम कर सकते हैं? हमें फीडबैक दीजिए ताकि हम आगे बात बढ़ा सकें। नहीं तो फिर वही बात होता है कि दर्शक है। मैं हमेशा बोलता हूँ, दर्शक ना बने, कभी कभी कहानी के पात्र बनने की कोशिश करें, कहानी के लीडर बने, क्योंकि हम भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। आपका हीरो क्या बोलता है उसी पे हम यस 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 करते जाते हैं। तो मेरा निवेदन है कि आप ऐसे पालक बने जो तर्क और वितर्क कर सकें, जो सही और गलत में अंतर बता सकें। ऐसे पालक बने आप लोग। इस कोविड-19 के चलते हुए आपके सामने एक समक्ष है। हर कोई पालक सोचता है यार कि अपने बच्चों का भविष्य क्या होगा। अगर आप सोचते हो ना तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि आप लोगों ने उस पर एक्शन नहीं किया, उस पर कार्य नहीं किया, तो सोचने से कुछ नहीं होता है। नॉट थिंकिंग ओनली एक्शन। हम सोचेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। जब तक उस पर कार्य नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो इसीलिए मेरा निवेदन है सभी पालकों से कि आप लोग भी शासन प्रशासन के समक्ष अपनी बात रखें। भाई आज सोशल मीडिया इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इसको केवल ड्रामेबाजी के लिए यूज ना करें। जनहित और समाज हित के लिए और राष्ट्र हित के लिए यूज करें। ये सोशल मीडिया है, इसमें हम अच्छी जानकारियाँ एक दूसरे तक शेयर कर सकते हैं, और कोई गलत बात है तो उसका भी विरोध कर सकते हैं, और सही बात है उसका समर्थन कर सकते हैं। परंतु वही तो है कि हमारा भारत देश के लगभग 85% पढ़े लिखे लोग कोई काम के नहीं है। किसी महान व्यक्ति ने बोला था, वो बिल्कुल सही बात है। 85% लोगों को पता ही नहीं है कि इस देश में क्या चल रहा है। बस लोगों को चल रहा है कि कोरोना चल रहा है। कोरोना नहीं चल रहा है, कोरोना के आड़ में भ्रष्टाचारी चल रहा है, तानाशाही चल रहा है। आप जानते हो, बहुत अच्छे से जानते हो। लेकिन जानने के बाद भी अगर हम लोगों ने उस पर बात नहीं किए तो वही तो बात है, इसको हम अंधभक्ति भी बोल सकते हैं। अंधभक्त नहीं बनना चाहिए, हमें भक्त बनना चाहिए। भक्त का मतलब होता है अपने जो गुरु है, जो आका है, उससे हम अपने हक अधिकारों की बात कर सकें, अपने हक अधिकारों के लिए लड़ सकें। तो अभी ऐसे विभिन्न ज्वलंत मुद्दे होंगे हमारे पास, लेकिन वही तो है कि आप लोग अपना फीडबैक देते नहीं हो। क्या होता है कि देखिए, आपने कितना अच्छा किसी को बोला है या जानकारी दिया है, उसको कैसे पता चलेगा कि उसकी जो जानकारी सही है? जब तक आप लोग फीडबैक नहीं दोगे कि क्या स्कूल संस्थानों को, कोचिंग संस्थानों को सोशल डिस्टेंस के माध्यम से खोला जाना चाहिए या नहीं, ये आप लोगों के लिए बड़ी मतलब क्या बोलना चाहिए, क्वेश्चन मार्क है। आप इस पे क्या तर्क वितर्क देते हो? तो ये मेरा निवेदन है कि आप मतलब मेरा उद्देश्य था, ये छोटी छोटी जानकारियाँ मैं हमेशा बताते रहता हूँ। हमको प्रयास करने की आवश्यकता है कि हम सोशल मीडिया चला रहे हैं, लेकिन
राष्ट्र हित के लिए, समाज हित के लिए, जनहित के लिए, मानव हित के लिए इसका उपयोग करना चाहिए। क्योंकि खुद के लिए तो कोई भी कर लेता है, लेकिन आज हमें अच्छे दृष्टिकोण वाले लोगों की ज़रूरत है, जो संपूर्ण समुदाय के बारे में सोच सके, जो एक दूसरे को आगे बढ़ाने की सोच सके। ऐसे लोगों की आवश्यकता है। तो यही मेरा आज सभी के लिए संदेश था, और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग भी अच्छा कार्य करें, अपने आसपास के क्षेत्र के लिए, आसपास के लोगों के लिए कुछ अच्छा काम करें, ताकि हम सब मिलके आने वाले समय में कुछ अच्छा माहौल देख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।